लेकिन अगर एक रेस्टोरेंट होटल के अंदर है तो वो रेस्टोरेंट भी 18% कैटेगरी में अपना चार्ज लेगा। किस टाइप का मुझे कितना किसी को टर्नओवर के हिसाब से मुझे जज करना चाहिए एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस को, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे को कैसे मल्टीपल देना चाहिए? जब भी आप उनके फंडामेंटल्स को पढ़ें, जब भी रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस को पढ़ें, उसमें आप ये देखें कि उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। आप क्या लूप होल देखते हैं एज अ बिजनेस ओनर जिसको उनको पकड़ना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? और वो एसओपीज जो होते हैं वो टाइम टू टाइम रिवाइज किए जा सकते, तो वो बिजनेस लॉन्ग रन में उसको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोई प्रॉपरली आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आज इंडिया की कोई ऐसी ब्रांड जो कि वर्ल्ड लेवल पे हो गई? अगर आप एक रेस्टोरेंट और एक होटल खोलना चाहेंगे तो उसके बहुत कम प्लान चाहिए। उससे बड़ा रीज़न रेस्टोरेंट क्लोज होने का मैं बोलूँगा वो है कलेश, डिस्प्यूट। की टेक अवेज हैं सर। सबसे पहले तो आज अगर मैं उसका देखूँ तो $10 बिलियन की इंडस्ट्री अकेले लेके बैठे। अगर इन्वेस्ट करना चाहें रेस्टोरेंट बिजनेस में या हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट में तो उसको क्या क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो उसमें आपको प्रेजेंस रहना पड़ेगा। चेन्नई का एक केस आया था जिसमें जो पानीपुरी वाले को भी एक 1.25 करोड़ का एक आया था। एक चीज़ को लेके जो आया सेफ्टी मेजर्स की बात करी, फायर नोसिप बहुत ज़रूरी है इंडिया में। एंड एक केस हुआ है जो कि गोवा में हुआ जहाँ पे इंजर्ड हुए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। गवर्नमेंट का रोल है कि वहाँ पे फायर एनओसी मस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज में टॉक्स में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही बेहतरीन सीए जो कि नीरज जी हैं, और ये बात करेंगे रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में, रेस्टोरेंट को कैसे बढ़ाएं। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कहीं पे आपको 5% का जीएसटी लगता है, कहीं आपको 18% का जीएसटी लगता है। कभी आप होटल में रहने जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5% लगता है। अगर आप कहीं पे 5 स्टार में जाते हैं तो 18% लगता है। तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। और जीएसटी 2.0 जब से आया है तो काफ़ी चीज़ें बहुत एम्बिग्यूटी हैं। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ सीए नीरज जी को। सीए नीरज जी बहुत अच्छे एक सीए हैं, दिल्ली से हैं बेसिकली। ये बिलोंग करते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस को, होटल इंडस्ट्री में इनका अच्छा होल्ड है। तो आज वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच आप आए हैं, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू पंकज जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी। नीरज जी, मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं जीएसटी को लेके, और मैं डायरेक्ट ही चलता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, और रेस्टोरेंट के लिए स्पेशली लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सवाल आते हैं। तो एज अ कंज्यूमर अगर आज मैं होटल जाता हूँ खाना खाने, है ना, तो कहीं पे जाता हूँ तो 5% लगता है, कहीं जाता हूँ तो 18% लगता है। अगर मैं रहने जाता हूँ तो 5% लगता है, कहीं रहने जाता हूँ 18% लगता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्या होता है बेसिकली, क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों होता है ऐसा? जी जी पंकज जी, पंकज जी आपके दर्शकों को मैं आपके माध्यम से ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी जाएं, आप जब भी होटल में स्टे करने जाते हैं तो आप उस होटल की कैटेगरी ज़रूर देखते हैं, किस कैटेगरी में वो फॉल करता है। 5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है। उसमें हम ये देखते हैं कि उसकी एम्बियंस कैसी है। नॉर्मली गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया है कि अगर आप एक होटल रूम लेते हैं जिसका टैरिफ फेयर 7,500 रुपये से ज़्यादा है तो उसमें 18% का जीएसटी रेट आपको लगेगा। और अगर 7,500 रुपये से कम है तो सिंपली ये रेट 5% आ जाता है 22 सितंबर के बाद जीएसटी 2.0 में। ओके। सिमिलर हम इस तरीके से भी इसको रेस्टोरेंट की तरफ से भी देखेंगे। अगर एक रेस्टोरेंट स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है तो उसके लिए ऐसी कोई डिफरेंशियल रेट में नहीं है, उसको 5% ही चार्ज करना है। लेकिन अगर एक रेस्टोरेंट होटल के अंदर है और वो होटल 7,500 रुपये से ऊपर का टैरिफ रख रहा है तो वो रेस्टोरेंट भी 18% कैटेगरी में अपना चार्ज लेगा। तो अगर आपकी ऑडियंस किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाती है जो कि 5 स्टार कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या टैरिफ रेट उनका बहुत हाई है तो उनको थोड़ा लग्जरी टैक्स के साथ थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। 18% के आसपास जी हमको देना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों अगर आप जाते हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप 5 स्टार होटल में जाते हैं कि नहीं जाते। जी अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको 18% का टैक्स लगेगा, राइट। जी और अगर आप नॉर्मल बिलो 5 स्टार मतलब बेसिकली 7500 से अगर आप नीचे 75। करते हैं तो 5% लगेगा। हाँ, गवर्नमेंट ने कैटेगरी स्टार वाइज नहीं, गवर्नमेंट ने
टेरिफ अमाउंट टेरिफाइड टेरिफाइड है, तो टेरिफाइज किया है जी अगर। और इसमें रेस्टोरेंट में भी कोई है क्या? क्योंकि देखिए मैं अगर रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो कहीं पे 5% लगता है, कहीं 18% लगता है, ये दर्शकों को बताइए थोड़ा अगर। जी, अगर वो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, किसी होटल प्रेमिसेस के अंदर नहीं है, ठीक है, तो 5% ही लगेगा, अच्छा, चाहे वो ओके। 5 स्टार कैटेगरी का और रेस्टोरेंट सर्विस हो। चार्ज जो लगाते हैं वो क्या है, थोड़ा जी, सा उसके बारे में बताइए। सर्विस चार्ज लेके पूरे देश में सर्विस चार्ज को लेके बहुत डिस्प्यूट्स रहते हैं। क्या होटल लीगल है ये इंडस्ट्री, सर्विस चार्ज लेना, लीगल है? सर अभी अप्रैल में ये इसका सुप्रीम कोर्ट से भी आया कि आपको सर्विस चार्ज लीगली तौर पे तो नहीं लेना है। अच्छा, तो फिर लेकिन कंपनी बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर लेते हैं। आप ये देखिए, आज का अभी मैं हाल फिलहाल में लास्ट वीक ही कहीं पे मैं अपनी वाइफ के साथ खाना खाने गया था, तो वहाँ पे उसने मुझे पूछा कि सर इसमें सर्विस चार्ज नहीं है, आपको एडिशनल देना है तो दे दीजिए। तो रेस्टोरेंट्स जो ओनर्स हैं वो खुद ही अपने आप ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे तो ऐसा आप हुआ है कि जैसे मैं अभी जी लास्ट वीक में दिल्ली में था, मैं वहाँ जी गया और वहाँ पे इंक्लूड होके ही आया था वो तो बिल में। सर, आप उस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं कि भाई सर्विस चार्ज के लिए आप लोग कंपलसरी नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करा सकते हैं। तो ये और सर्विस चार्ज का पैसा रेस्टोरेंट ओनर को जाता है? देखिए आप तो, क्योंकि आप जी बिजनेस इतने साथ में रहते हैं, आप सबके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते जी हैं, जी जी फाइनेंशियल सबके जी देखते हैं जी रेस्टोरेंट के, जी जी तो ये जी किसको जाता है पैसा? वेटर को जाता है जनरली, या जो 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 सर्विस करते हैं उनको जाता है, कि ये रेस्टोरेंट ओनर को जाता है? सर, इसमें रेस्टोरेंट पे डिपेंड करता है। तो जनरली तो ये रेस्टोरेंट्स ओनर के पास ही जाता है, क्योंकि आप यूपीआई कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, उसको अपना बिल क्लोज करना है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि अगर 10 रेस्टोरेंट की टीम है तो उसमें वो लोग आपस में थोड़ा बहुत उनको एक तो दोस्तों ऊपर ये की चीज़ आप तरफ देखना है, बहुत बेस चीज़ आपने बताई, आपने अच्छी चीज़ बताई कि आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई जी कि जी जी जो पैसा है सर्विस चार्ज का, हम जो सोचते हैं पर्सनली, जो मैं अगर जाता हूँ मैं जी सोचता हूँ कि ये जी वेटर को जाता है, या सर्विस जो जी जिसने मेरे जी को जी सर्विस जी दी, अच्छे जी सर्विस दी, उसको जाता है, लेकिन ऐसा जी है नहीं, वो जी जाता है ओनर को। अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप प्लीज़ उनको अलग से दीजिए। जी। और इसमें आपने देखा होगा कहीं कुछ एक बॉक्स भी बने होते हैं जिसमें टिप्स हाँ, टिप टिप बॉक्स, बॉक्स होते यस हैं। यस। तो वेटर लोग क्या करते हैं, जितनी भी टिप्स होती हैं उसको कलेक्ट करते हैं और टिप बॉक्स में डाल देते हैं, किसी को कुछ मिलता है और एट द एंड ऑफ द डे वो उसको डिवाइड वो कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यस कर यस लेते हैं, यस। दिस इज द मिनिमम। लेकिन अगर कोई चीज़ बिल पे लग के आ रही है तो वो तो फिर सर्विस चार्ज एज अ ऑनर की तरफ से ही होता है। ओके। इसमें काफ़ी आगे तक रेस्टोरेंट जो एसोसिएशन है उन लोगों ने भी काफ़ी आगे तक इसको फाइट किया, पर अभी कोई इतना रिजल्ट नहीं है कि वो लीगली तौर पे चार्ज कर सकते हैं। ओके ओके, लेकिन मेरे हिसाब से जो जो हमारे इंडिया में तो फिर भी सर्विस चार्ज थोड़ा सा लिबराइजेशन है, जी थोड़ा लिबरल है। जी जी लेकिन अगर मैं बात करूँ यूएस में, यूएस यूएस में तो राइट। वहाँ तो कंपलसरी है, लेकिन वो जाता है, लेकिन वो जाता सर्वर को है, हाँ, वो ओनर नहीं लेता है वो बेसिकली। राइट राइट दे चार्ज राइट बेसिकली सिर्फ सर्विस होता है, वो बेसिकली टिप देते हैं राइट वो राइट वो दे चार्ज फॉर टिप 4-5%, 10% जो भी लेता है, लेकिन वो जाता वेटर को या सर्विस जो करते हैं उनको ही जाता है। सर, तो उनमें ये भी है कि वहाँ पे अगर आप टिप उनको ना दें तो दे गेट ऑफेंडेड, ऑफेंडेड, यस यस और वो यस। बहुत अलग तरीके से बिहेव वो करते भेज हैं देते कि हैं। अगर आप उनको टिप ना दें, नहीं, तो वहाँ का कल्चर ऐसा कल्चर है। ऐसा है, यस यस। जी तो हमारा कल्चर एक अलग कल्चर जी है। जी अब सर एक एक सबसे बढ़िया नीरज जी, जो मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हैं, मैं आपको जानता हूं कि आप होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आप होल्ड करते हैं, तो आप क्या लूपहोल देखते हैं एज अ बिजनेस ओनर जिसको उनको पकड़ना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? क्योंकि देखिए बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं इसमें, जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ लूपहोल्स हैं, जी और कहाँ से उनको एज अ बिजनेस ओनर को कहाँ कहाँ चीज़ों को करना चाहिए जिनसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, जी और विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइस। जी। तो यहाँ मैं आपको इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स लगती है, वो एक पॉडकास्ट में कवर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, बेसिक बेसिक जी आप अगर बता दें। हाँ। जी। तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत से रेस्टोरेंट्स ओनर्स जो होते हैं वो एक तरीके से, आप ये समझिए कि कभी कभी वो अपने आप को फील करते हैं कि एज अ सैंडविच इन द सेंस कि अगर जो उनका हायर कॉस्ट मैकेनिज़्म में सबसे ज़्यादा शेफ़ की सैलरी होती है, अगर उन्होंने प्रॉपर एसओपीज़ नहीं बनाए हैं और शेफ़ चला जाए तो उनका रेस्टोरेंट्स बहुत हद तक सफ़र कर जाता है। तो ये उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट ही बनाना चाहिए कि एक प्रॉपर बैकअप एक शेफ़ का वो रखें। और दूसरा, टाइमिंग को लेकर के यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आने का जाने का कोई टाइम नहीं होता। तो किसका? स्टाफ का भी
और ओनर का तो बिल्कुल ही नहीं होता। ओके। ओनर को अगर अपनी चीज़ें मैनेज करनी है तो मैंने कई ऐसे ओनर्स को देखा है जो सुबह 4 बजे भी उठते हैं। 4 बजे उठ के वो जो लोकल लेवल पे जो वेजिटेबल मार्केट्स लगते हैं वहाँ जाके प्रोक्योरमेंट करते हैं ताकि वो अपनी कॉस्टिंग बचा सकें बजाय लोकली प्रोक्योर करने के, क्योंकि लोकली वो वेजिटेबल्स और वो सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं हम्म। क्योंकि उनका रोज़ दिन का ही फ्लो होता है। हम्म। तीसरा, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में एक जो पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं उनकी प्रोक्योरमेंट को लेकर के भी बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि अगर आपने एक सर्टेन टाइम पे इतना पेरिशेबल नेचर का जैसे पनीर हो गया, पालक हो गया, या आपने रख लिया और कस्टमर नहीं आया या कस्टमर उतना नहीं आया जितने में वो, तो लेकिन वो तो आपका कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओनर्स क्या आते हैं, दे ड्राफ्ट अ वेल एसओपीज़। जिस तरीके की एसओपीज़ किस तरीके से ड्राफ्ट होती है वो ईयरली बेस पे अपना देखते हैं। जब कोई इवेंट आने वाला होता है, जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, उनको पता है कि अभी हमारा वॉल्यूम बहुत बढ़ने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। कुछ रेस्टोरेंट्स ओनर क्या होते हैं जो कि एसोसिएशन लेवल पे भी काम करते हैं, तो वो अपनी एसोसिएशन के माध्यम से एक पूल करके भी चल सकते हैं कि अगर किसी ने प्रोक्योरमेंट कोई ज़्यादा कर ली है और वहाँ दूसरे रेस्टोरेंट में कोई ज़्यादा डिमांड आ गई है तो दे कैन शिफ्ट देयर प्रोक्योरमेंट ताकि वो वेस्ट होने से बच जाए और उनकी कॉस्टिंग जैसे जोमेटो ने चालू किया, अगर आपने कैंसिल किया ऑर्डर तो क्या, अगर आपने ऑर्डर कैंसिल किया तो वो एक कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट में वो चले जाता है। सेम वैसे ही कुछ ऐसा कुछ। तो ये एक नया बिजनेस आइडिया बता दिया आपने हमारे पब्लिक के लिए। राइट। तो ये कर सकते हैं। एसओपी, बाय द वे, एसओपी आर बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। जब भी आप अगर खाना बनाते हैं तो उसमें कितने टाइम तक रखना है, क्या कितना नमक डलेगा, कितना आटा डलेगा, या कुछ भी जो डलेगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। ये हर बिजनेस में होता है, एमएनसी से लेके, अगर आप आईटी कंपनी से लेके रेस्टोरेंट ओनर में। तो जो नीरज जी हमें बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस में भी अपने को एसओपी होना चाहिए। बिल्कुल। और वो एसओपीज़ जो होते हैं वो टाइम टू टाइम रिवाइज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो एसओपीज़ नहीं हैं तो वो बिजनेस लॉन्ग रन में उसको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी आपकी लेबर पे काफ़ी डिपेंडेंसी है, और वो हो सकता है कि आप पे मैनिपुलेशन हो जाए उसमें जी। और लेबर मैकेनिज्म को लेकर के कि जैसे हमने अभी बताया कि लेबर को लेकर के बहुत ह्यूज कॉस्ट होता है, तो हमारी सलाह यही रहती है कि अगर आपने एक प्रॉपर अच्छा शेफ़ आपने रखा है जिसकी सैलरी लैक्स में है, तो आप उसके साथ एक इंटर्न और ट्रेनी ज़रूर रखें। क्योंकि कभी क्या होता है कि बहुत पीक टाइम पे भी शेफ़ के पास बहुत सारा काम होता है, वो इतना ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी है, क्योंकि वो थोरली हियर उस शेफ़ से ही काम देख रही है, तो वो संभाल सकती है। और शेफ़ अगर चला जाए या नहीं आए तो एक आपको जो बैकअप होता है नया शेफ़ रिटेन करने तक का, वहाँ भी आपको बहुत मदद मिलती है कि वहाँ पर आपकी टीम उस पीरियड को, जिसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, तो वो कवर कर लेती है। देखिए, जो 5 स्टार होटल्स होते हैं या नॉन 5 स्टार 3 स्टार होटल्स की बात करूँ, 3 स्टार वैसे 5 स्टार करूँ, उसमें फ़र्क जो होता है एक तो एम्बियंस का होता है, उसको अपन कीपिंग असाइड कर लेते हैं। जो बाकी फ़र्क होता है वो होता है उनके आपके स्टाफ को लेके। द मोमेंट आप 5 स्टार में जाते हैं तो आपके हर 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको स्मेल अच्छी आती है, राइट, आप देख अच्छा देखते हो, एम्बियंस अच्छा देखते हो, राइट, आप म्यूज़िक सुनते हो, राइट, है ना। उसके बाद आपको जब भी आप देखते हो तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिखती है, तो वहाँ पे ऑल योर 5 सेंसेस गेट एक्टिवेटेड, राइट। आप जाते हो तो फिर आपको वो एज ए वेलकम ड्रिंक पिलाते हैं। लेकिन जब 3 स्टार में जाते हैं तो डिफरेंस क्या आता है कि स्टाफ को लेके, कि वहाँ पे जो 5 स्टार में दे हैव अ वेरी की मैकेनिज्म, बहुत अच्छे मैकेनिज्म है स्टाफ को एक एटिकेट तरीके से, प्रॉपर तरीके से। 3 स्टार में ऐसा नहीं होता है। तो क्या ये बेसिकली कॉस्टिंग को लेके होता है ऐसा? जनरली कॉस्टिंग को बचाने के लिए ऐसा होता है कि ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती? मतलब आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग देंगे उनको तो वो भी प्रॉपरली एटिकेट्स उसी उसमें लेवल में आ जाएंगे? देखिए पंकज जी, आपने इस अपने क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जो बेहतरीन तरीके से पुटअप किया है। इसमें जो एक आपने क्वेश्चन उठाया कि 5 सेंसेस, ऑफ कोर्स एक रेस्टोरेंट की ये जान होती है।
5 सेंसेस। सही बात है। अगर एक कस्टमर 5 सेंसेस का अनुभव नहीं कर रहा है तो उसका दोबारा उस रेस्टोरेंट में आना कम हो जाता है, बहुत कम हो बहुत जाता वो है। चांसेस बहुत ही कम है, बिल्कुल रिपीट होगा ही नहीं वो। रिपीट नहीं होगा। तो ये 5 सेंसेस वाली बात बहुत ही आपने जो छेड़ी है वो अब मुझे नहीं पता कि आपका नॉलेज है या आप फील करते हैं वहाँ पे जा सही कर बात। के, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। दूसरा जो आपने किया कि ट्रेनिंग को लेकर के, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग हर मैकेनिज़्म में ज़रूरी है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो एक पूरा रेस्टोरेंट है वो एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड दोनों मैकेनिज़्म को मजबूत रखना है। ओके। फ्रंट एंड में जो टीम हमारी काम करती है वो आप पब्लिक से डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हो। बैक एंड में पब्लिक डीलिंग नहीं है। पब्लिक कभी किसी मूड से आ रहा है, कोई बच्चों के साथ आ रहा है, कोई अपने स्विंग्स, मूड बहुत जल्दी स्विंग्स होते हैं, तो उनको वो प्रेशर झेलना पड़ता है। उनकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से होती है कि ओके। आपको पब्लिक को, अब जैसे एक टेबल पर अगर एक फूड डिश नहीं आई है ड्यू टू एनी रीज़न, बनने में टाइम लग रहा है, डिले है, तो उस टाइम तक जो फ्रंट एंड स्टाफ है उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि वो फ्री फील ना करे कस्टमर, ताकि वो इरिटेट ना हो। रिटेल ना। उसके पास पानी की बोतल आते ही पहुंच जानी चाहिए, हम्म। उसके पास जो जल्दी अवेलेबल चीज़ें होती हैं वो फ़ौरन आ जानी चाहिए। और अगर किसी चीज़ में, जैसे ऑफ कोर्स मेन कोर्स में टाइम लगता है, तो बिल्कुल। उसको ये कम्युनिकेशन होना चाहिए कि सर 20 मिनट अभी लग जाएंगे, ताकि वो 20 मिनट तक अपना माइंड मेकअप कर ले कि मुझे 20 मिनट में और क्या ऑर्डर करना है और जो और कहीं जल्दी आ कहीं पे मैं सकता है। जाता हूँ तो कहीं कहीं पे ये भी है, लेट से अगर कहीं पे उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहीं पे ऐसा होता है कहीं टाइम, तो दे गिव अ साइड डिश। राइट, साइड डिश देते हैं कुछ, हो जैसे सकता है, पापड़ वापड़ या कुछ ऐसे सलाद टाइप। इसीलिए होता है हाँ, वो। जस्ट टू कीप देम काम। राइट, क्योंकि जब हंगर से इंसान आता है ना, हाँ। तो उसका गुस्सा, एंग्री होने का जो लेवल होता है वो बहुत पीक पे जाने में सेकंड्स लगते हैं। ओके। उस हंगर को काम करने के लिए ही वो इस तरीके की टैक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि पब्लिक को संभालना वो बहुत मुश्किल काम होता है। वहाँ पे ये जो फ्रंट एंड फ्रंटियर्स होते हैं ना हमारे, ये बहुत काम आते हैं। कभी दोस्तों आपने ऐसे देखा है कहीं आप रेस्टोरेंट में गए हो और कोई भूख के मारे हाइपर हो गया हो, कोई जैसा हो, तो जरूर कमेंट में लिख के बताओ हमें कि ऐसा हुआ कभी, या किस किस रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ जहाँ आप लोग हाइपर हो गए ऐसा देख के। तो इस पे एक सर सवाल आ गया नीरज जी इसके साथ, मतलब जो जो कि मेरे को आपसे पूछना है कि आज आपने कहा मेरे से कि बिल्कुल ये ट्रेनिंग हो गई उनकी, आपने फर्स्ट टाइम फ्रंट एंड पे रखा, लेकिन क्या डिफरेंस है अभी भी कि 5 स्टार और 3 स्टार में डिफरेंस क्या है? कि ट्रेनिंग को लेकर डिफरेंस है कि हम ट्रेनिंग वहाँ पे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग है, या क्वालिटी ऑफ ज़्यादा, मतलब क्वालिटी ऑफ स्टाफ इज़ हाई, वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ अच्छा हायर, ऐसा कुछ है? देखिए, जो 5 स्टार्स की जो, अगेन मैं इसमें कहूँगा, जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो बहुत छोटा नहीं होता, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जब 5 स्टार कैटेगरी के लोग किसी शेफ़ को या स्टाफ को हायर करते हैं तो देयर इज़ अ क्यू जो वहाँ पे आना भी चाहते हैं। लेकिन जब थर्ड कैटेगरी रेस्टोरेंट्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोई क्यू मैकेनिज़्म नहीं है। हाँ, जनरली लोग ये सुनते हैं, अच्छा वो खाना अच्छा बनाता है, वो वहाँ पे शेफ़ था, उसने इतने साल से काम किया हुआ है, चलो इसको इन करते हैं। और विद द रेस्टोरेंट्स की जो एनवायरनमेंट होती है उसके साथ वो अपनी नीश बनाता है, वो अपने आप आता है। अब यहाँ पर जो जब कॉस्टिंग का, हायरिंग कॉस्टिंग का मैकेनिज़्म हाई होगा और उनका जो सैलरी पैकेज भी है वो हाई होगा, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे क्वालिटी स्टाफ एक आएगा। क्रीम क्वालिटी आएगा और वहाँ पे वो रिटेन करना भी उनको एक अनदर चैलेंज होता है। थर्ड कैटेगरी के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो रिटेन करने में भी कई बार चूक जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को ग्रोथ चाहिए। शेफ़ जनरली ये भी करते हैं कि अगर वो 3 साल 4 साल से एक रेस्टोरेंट में हैं तो वो अपना भी स्टार्टअप करने की ओर चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ही तो खाना बना रहे हैं, तो हमारे थ्रू ही ये चल रहा है। जबकि एक रेस्टोरेंट में बहुत चीज़ें होती हैं, खाना बनाना और खाना, अच्छा खाना वो तो प्राइमरी फैक्टर है ही, उसके साथ साथ बहुत चीज़ें होती हैं। स्टार्टअप का वर्ड आपने लेके आए तो मेरे को एक दिमाग में एक चीज़ आई है, जस्ट आपको मैं बताऊं कि देखिए क्या होता है कि आज जब बिज़नेस की बात करें हम, जी जब मैं बिज़नेस से बात करता हूँ
या किसी ओनर से बात कर रहा हूँ जो कि रेस्टोरेंट ओनर है या होटल ओनर, वो हमेशा एक, मैं आमतौर की बात कर रहा हूँ एवरेज, टॉप नॉच नहीं, जो टॉप 10 के जो हैं रेस्टोरेंट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा लिक्विडिटी क्राइसिस में रहते हैं, जो कि रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जनरली, है ना, रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए या हम बात करें होटल के ओनर्स हो गए, वो हमेशा लिक्विडिटी क्राइसिस रहते हैं। उनको बोलते हैं यार नहीं यार अभी पैसे टाइट हैं, ये टाइट हैं। आप दूर से देखते हो तो कस्टमर को लगता है कि यार ये बहुत पैसे कमा रहा है, इसका भीड़ बहुत है, हाँ, उसका लगता है यार इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, कस्टमर ऐसा ऐसा हम जाते हैं तो ऐसा, और वहीं जाते हैं और कहीं उनकी क्योंकि आना चकाचौंध इतनी अच्छी वो करके रखते हैं तो लगता है कि यार बहुत पैसा। तो फैक्ट क्या है, जेन्युइनली पैसा नहीं है उनके पास कि सिर्फ वो बुक्स पे पैसा नहीं है या दिखा नहीं रहे हैं, ऐसा क्या है, मतलब इसका थोड़ा क्लियरिटी करो, क्योंकि मैं काफ़ी बिजनेस मतलब जो भी रेस्टोरेंट ओनर्स के पास मिलता हूँ जी वो, जबकि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात करता हूँ मैं, लास्ट ईयर की न्यू ईयर की पार्टी हुई, मेरे पास एक कैफ़े है जिनका लॉन्च है बेसिकली, वो लॉन्च में करते उनकी पार्टी हुई, और क्रिसमस से लेके उन्होंने 31 मतलब 2 जनवरी तक उन्होंने कुछ 35 लैक्स का बिजनेस किया। उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया, ये खिलाया, ये बुलाया, और जब मैंने उनसे बात करी, ये करी, तो जब मैंने बोला इस बार तो अच्छा पैसा हो तो आपके पास जीएसटी वेएसटी आप अच्छा आएगा, तो 10 जनवरी के पास में जब मैं उनके पास जीएसटी भरने की बात करी तो उन्होंने, हमारे पैसे ही नहीं हमारे पास, तो मैं तो मतलब मैंने बोला ये क्या हो गया, कहाँ चले गए पैसे भाई, 10 लाख मतलब आप 30 लाख रुपीज़ अगर आपको आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि तो क्या जेन्युइनली किया, मेरे को नीरज जी आपसे एक बयानना है, मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू देखता है कि यार बहुत पैसा है, अगर अपन वैसा बात करते हैं तो पैसा नहीं है, तो समझ में नहीं आता क्या है। हाँ। तो ये कैश क्रंच का जो मामला है, कैश क्रंच, देखो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आपको भी पता है कि कैश रिच बिजनेस है। बिल्कुल। लोग कैश में ज़्यादा पे करते हैं, इसमें उधारी का कोई नहीं है कि आज खाना खाया पैसे परसों देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आपने खाना खाया आप, यहाँ जो गैप आता है वो ये आता है इनके टिकट साइज़ पे, क्योंकि टिकट साइज़ जो इनका होता है, जैसे अगर आप कहीं वेज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे पर पर्सन 200 300 400 हद 500, अच्छा रेस्टोरेंट है तो। नॉन वेज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो 2000 3000, थर्ड कैटेगरी के 5 स्टार में तो ये जंप होता ही होता है। तो लेकिन जो इनके एक्सपेंस होते हैं वो वॉल्यूम नेचर के होते हैं, क्योंकि जो जिस जगह पे बैठा है वो एक सोसाइटी को, जो ओनर को जो रेंट पे कर रहा है उसका वो लैक्स में होता है, वो उसको कंपाइल करना है। जैसे आपने बताया कि आपने एक पार्टी अटेंड किया, उसमें एक आर्टिस्ट आया था, उस आर्टिस्ट को एक मुश्त बड़ा अमाउंट देना है, वही बड़ा है, जब वो, क्योंकि इनके खर्च और इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है, बिल्कुल, तो और शेफ की सैलरी भी लैक्स में है, लेकिन जो इनको प्राप्ति होती है, जो रिसीट आता है वो 1000 2000 5000 पर टेबल आता है। जैसे कि अब मैं छोटी सी आपको एक गेम समझाता हूँ रेस्टोरेंट की, जो 20 डाइनिंग लेके बैठा है, जिस आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नॉर्मली 6 बजे के बाद लोग आते हैं और 10 से 11 बजे तक रहते हैं, 5 आवर का एक इंटरवल होता है। एक आप मिनिमम टाइम भी 45 मिनट से 1 घंटा बंदा बैठता है खाना आने में, 1 घंटा, तो 20 अगर टेबल्स हैं तो 5 आवर्स हैं, तो कितना टर्न अराउंड हो जाएंगे। और मिनिमम अगर 1000 भी टिकट साइज़ है उसका कि एक टेबल का, तो वो 1 लाख 2 लाख रुपए के इंटरवल के गैप में क्लोज होता है पर डे का जो कलेक्शन होता है। स्विगी जोमेटो अभी हम बात नहीं कर रहे, वो एक अलग है, अभी हम डाइनिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका एक्सपेंस है तो फूड की कॉस्ट उसकी कम से कम नहीं तो 30 to 40% आ जाती है, जो फूड की कॉस्ट है। फिर स्टाफ की सैलरी है, सब कुछ है, तो यहाँ वो बड़ा है ना क्रिंज रहता है। कई रेस्टोरेंट्स ओनर को मैंने देखा है कि वो किस तरीके से पेमेंट करते हैं, वीकली बेसिस पे करते हैं। वो कैसे करते हैं कि अपने स्टाफ को, कि शुरू के जो पहले 7 दिन है वो पहले 7 दिन इतने स्टाफ्स को सैलरी जाएगी, अगले के 7 दिन इतने स्टाफ को सैलरी जाएगी, ताकि उनका जो फ्लो है वो जैसे जैसे आता रहता है वैसे वैसे वो खर्च करते रहते हैं। और ये अच्छा आइडिया बताया आपने वैसे बिजनेस ओनर के लिए, रेस्टोरेंट ओनर के लिए। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको ऐसा करना है तो कुछ स्टाफ को 7 को दो, कुछ को 14 को, कुछ 21 28 को, तो आपको लिक्विडिटी का क्राइसिस नहीं आएगा बेसिकली। जी, और आप मेनली रेस्टोरेंट्स ओनर से मिलेंगे तो पहले 7 दिन तो उनसे मिले ही ना, क्योंकि पहले 7 दिन हर एक रेस्टोरेंट ओनर अपना रेंट निकालने के लिए मुशक्कत कर रहा होता है। दूसरा,
उसको कोई ईएमआई है तो पहले 7 दिन वो बहुत टाइट रहता है। टाइट रहता है। उसके बाद धीरे 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 जैसे चीज़ें आती हैं वो अपने आप को मंथली एक्यूट करता जाता है। ओके, बहुत बेहतरीन सर। इसमें आपने नीरज जी एक बात बताई और जो कि मुझे समझ में भी आया, जी और स्टार्टअप को लेके फिर से मैं आ गया जी कि स्टार्टअप को लेके काफ़ी लोग चाहते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस में आएँ और ये आएँ। कोई भी प्रॉपरली आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आज इंडिया की कोई ऐसी ब्रांड जो कि वर्ल्ड लेवल पे हो गई, मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जैसे आज बात करूँ मैकडी बात करें, मैकडी वर्ल्ड लेवल पर है, जी KFC वर्ल्ड लेवल पर है, बर्गर किंग वर्ल्ड लेवल पर है, या अपन बात करें पिज़्ज़ा हट हो गया, ये सब वर्ल्ड लेवल पर है ये सब। बट हमारी कोई इंडिया की ऐसी कोई ब्रांड जो कि वर्ल्ड लेवल पर है, ऐसा कुछ मेरी नज़र में आया। आपको कोई पता हो ऐसा हो तो अगर आप बता पाएँ ऐसा कुछ कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की ब्रांड कोई ऐसी वर्ल्ड लेवल पर हो गई हो और उसने कुछ अच्छा किया हो मैं ड्रास्टिकली। भी सुनना चाहूँगा आने वाले टाइम में जो हमारी क्या स्टार्टअप रोक रहा है, मतलब ऐसा क्या रोक रहा है इंडियन रेस्टोरेंट्स को? बेसिकली खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जी हमारे हॉस्पिटलिटी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन वर्ल्ड। जी अगर आप हॉस्पिटलिटी की बात करें तो इंडिया की जी ज़बरदस्त है। बट क्या रोकता है कि हमारे इंडियन अक्रॉस द बॉर्डर नहीं जा पा रहे हैं? सर उसमें अगर क्या रोक रहा है ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और एस कौन होनी चाहिए वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले देने का ठीक है। की ऑडियंस को चाहेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपने पूछा कि क्या रोक रहा है। सर इंडिया में कंप्लायंसेस पार्ट छोटा नहीं है। अगर आप एक रेस्टोरेंट और एक होटल खोलना चाहेंगे तो उसके बहुत कंप्लायंसेस हैं। ओके। आप अगर लिस्ट बनाना चाहेंगे तो ये ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको फायर एनओसी लेनी है। फायर एनओसी इज़ अ बिगेस्ट टास्क। अगर आपके पास फायर एनओसी नहीं है तो आपको बार का लाइसेंस नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में, और कहीं कहीं जगह पे फायर एनओसी है तब भी बार का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर आप किसी स्कूल के पास हैं या एक कहीं होली रिवर्स जो हमारे इंडिया में है उनके पास हैं, एक सर्टेन किलोमीटर्स तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और तीसरा कि वहाँ के जो एडिशनल लाइसेंसेस हैं वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी उसमें एक्यूप्ड नहीं होती हैं। तो इस बड़ी मुशक्क़त उनको रहती है लाइसेंस पार्ट पे। लीज़ एग्रीमेंट्स इतने रिफाइंड साइन नहीं होते हैं। लीज़ एग्रीमेंट्स को लेकर के बहुत चैलेंज आता है। तो ये बहुत लोगों में रहता है, यार मैं इतना सब इकट्ठा करूं और फिर भी मैं उस लेवल पे नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मैं उसी में उलझ के रह गया हूं। आपने देखा होगा कि लोग 2 या 3 रेस्टोरेंट्स खोलते हैं उसके बाद वो थम जाते हैं। इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो मैं ऑडियंस को बताऊँगा। एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा 2 आउट ऑफ 3 रेस्टोरेंट गेट क्लोज्ड इन 1 ईयर। जी तो ये इसके बारे में भी बड़ा, ये इसका क्या रीज़न है? कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने कैट डाउन किया, हो सकता है आप उसको सही करिए। ये तो रेंट इज़ अ बिगर पार्ट ऑफ दैट, राइट? उसके बाद एक स्टाफ की SOP जो नहीं ड्राफ्ट करते हैं, डिपेंडेंसी ऑन स्टाफ। इसके अलावा कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहें? सबसे बड़ा रीज़न रेस्टोरेंट क्लोज होने का अगर मुझसे कोई एक वर्ड में पूछे तो मैं बोलूँगा वो है कलेश, ओके। डिस्प्यूट किसके साथ? लैंड ओनर के साथ। मतलब ये एक लैंड ओनर के साथ और दूसरा पार्टनर के साथ। ओके। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने देखी हैं कि हमेशा डिस्प्यूट आता है। अब रेस्टोरेंट्स ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, ओपन किया, उसने बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट भी लगाया, समय भी लगाया, लेकिन वो लीज़ एग्रीमेंट जब साइन कर रहा था तो उसने एग्रीमेंट सिर्फ 5 साल का रखा। 3 साल तो उसको उस सोसाइटी में जमने में लग गए। अब जब उसका रिकवरी पीरियड आया तो लीज़ एग्रीमेंट ख़त्म होने को आ गया। नेक्स्ट ओनर भी देख रहा है कि वहाँ पे फुटफॉल अच्छा आ रहा है और मुझे क्या करना है, सिर्फ ओनर को लीज़ ही तो नहीं देनी, जो स्टाफ है मैं रख लूँगा, मैं टेक ओवर कर लूँगा, खाना वही बना रहा है, फुटफॉल आ रहा है। तो वहाँ से जो ओनर होता है उसको किसी ना किसी तरीके से साइडलाइन करने का प्रेशर दिया जाता है। ओनर जब खुद आता है, मैंने ये भी देखा है, ओनर भी नहीं चला पाता उसको। अच्छा। क्योंकि एक बंदे की जो नीश होती है वो सुबह से लेकर रात तक उसको काम करना है। सही बात है।
वो ओनर नहीं कर पाएगा। मेरे को पता है, मेरे कुछ कुछ ओनर जो हैं जिनका बाहर जी। का बिजनेस है, उनका है लॉन्च है, तो वो रात को 4-4 5-5 बजे घर जाते हैं। राइट, राइट, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मतलब वो इतना टफ, और 12 बजे फिर उनको आना है, 12 बजे फिर 12 उनको साढ़े 12 आना 1 बजे आना है, क्योंकि पूरे सब चीज़ें करनी है, तो इट्स अ टफ बिजनेस टू डू। वेरी टफ, वेरी टफ। और मैं ये कहूँगा कि ये 12 घंटे का बिजनेस नहीं है, 24 घंटे का बिजनेस है। आपके रेस्टोरेंट में 24 घंटे काम होता है। एक रेस्टोरेंट जब क्लोज होता है, उसके बाद जब क्लीनिंग टीम आती है, उसमें भी 2-2.5 घंटे रखते हैं किचन क्लीनिंग, अगर आप प्रॉपर एसओपीज मैनेज कर रहे हैं तो, ताकि हाइजीन भी तो आपको मेंटेन करके सही रखना बात है। है। और आपने जो आपने शुरू किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि रेस्टोरेंट क्लोज ही क्यों होते हैं, और उसमें से रिफाइंड टॉपिक जो है वो एक डिस्प्यूट। अब अमंग द पार्टनर्स में भी डिस्प्यूट मैंने देखा है कि लैंड ओनर को मतलब नहीं है, वो नहीं चलाने वाला, लेकिन पार्टनर्स को ऐसे लगता है कि ये रेस्टोरेंट मेरी वजह से चल रहा है, जबकि उसमें भूमिका दोनों तीनों की होती है। तो इसमें एक पार्टनर एक और रेस्टोरेंट अपना खोल लेता है, तो एग्जिस्टिंग को लगता है कि उसने अपना सेपरेट क्यों खोला, और वहाँ से वो डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फेल होने के बेसिकली। राइट। और जो आपने बताया, ये पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, जो आपने बताया कि क्यों हम ग्लोबल लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, बेसिकली इसका कारण ये भी है। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अभी हमने सिर्फ पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, मैकडी इनके नाम सुने हैं। आज की डेट में इनसे भी ऊपर एक ब्रांड है। बताना चाहेंगे बिल्कुल, व्यूअर्स को बताइए, आपको बताइए बिल्कुल। जी, आज की डेट में एक ब्रांड मीशवे, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके। और ये इससे सीख लेनी चाहिए सभी स्टार्टअप्स को। ये 1997 में शुरू हुआ था, अपने दादी माँ के कुछ पैसों से। इसने बहुत स्ट्रगल किया कि कुछ छोटा सा शुरू करते हैं, तो इसने एक कार्ट लगाया। कार्ट में इसने एक लेस देन अ डॉलर वाली चीज़ रखी, आइसक्रीम, उसे सेल ये करना। इंडिया का है? ये बाहर का है, ओके। ये चाइना का है। ठीक है। लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए बिल्कुल लेनी चाहिए, कि बिल्कुल हम भी किस तरीके से जाएं। बिल्कुल। तो उसने वहाँ से शुरू किया। 2006 में कहीं ना कहीं उसको लगा कि थोड़ा स्ट्रगल पार्ट हो रहा है, कहीं जाके उसका एक टेस्ट डेवलप हुआ, तब जाके उसने एक रेस्टोरेंट खोला छोटा सा। मोटो उसका यही था कि सस्ता बेचना है और ज़्यादा बेचना है, ज़्यादा लोगों को वॉल्यूम में करना है। इस तरीके से वो करते 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 सर, आज उसकी पूरे वर्ल्ड में 45,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। 45,000? थाउजेंड्स। और ऑन एन एवरेज 5 सालों का उसका रेशो है कि वो हर दिन 20 आउटलेट्स खोल रहा है, एवरी डे। मतलब आप और हम बात कर रहे हैं, शायद वो एक आउटलेट खोल खोल रहा के है। तो वो उस लेवल पे गया। तो क्या क्या इसमें, अगर क्या मतलब की टेक अवेज क्या है इसमें? की टेक अवेज हैं सर, सबसे पहले तो आज अगर मैं उसका देखूं तो वो $10 बिलियन की इंडस्ट्री अकेले लेके बैठा है। ओके। जितना बड़ा वो काम कर रहा है। और इस के बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों को समझाना बिल्कुल। चाहूँगा कि वो किस मॉडल पे काम करता है। बिल्कुल। उसने सबसे पहले जो उसका टारगेट था वो मैसिव ऑडियंस तक पहुंचने का था। उसने सबसे पहले अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रैक किया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उसने चाइना के ही 26 जगहों पे वेयर हाउसेस खोले, जहां उसका प्रोडक्ट 24 घंटे में अवेलेबल हो सके। ये जैसे ही उसने क्रैकडाउन किया, तब वो अपने फ्रेंचाइजी मॉडल पे आया। वहाँ भी उसने एक प्लान बनाया कि फ्रंट लो, बैक हाई। मतलब बैक से एक फ्रेंचाइजी को इतना पुश कर दो कि उसको पे लोड ना आए, और फ्रंट पे सिर्फ उसका काम रह जाए सिर्फ सेल करने का। वो कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेता था अपने आउटलेट से, जो भी वो ओपन कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी उसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे, वो उन सबको सेल करता था। उसकी वही सेलिंग कॉस्ट होती थी। आगे एमआरपी तो फिक्स है, उनको अपना अपना मार्जिन मिल जाएगा। उसकी यही स्ट्रैटेजी काम कर गई, लोग उससे जुड़े। उसने 2016 में, आई गेस वो मुझे चेक करना पड़ेगा, एक जिंगल बनाया
आई लव यू, यू लव मी, आइसक्रीम, यू एंड मी, समथिंग करके एक जिंगल था। वो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि बच्चा बड़ा सब लोग पूरे तो एक ये क्या, सिंबल बन ये गया। आइसक्रीम ब्रांड है? ये आइसक्रीम ब्रांड है। ओके ओके, जैसे हमारे यहाँ पे भी अभी आप देखेंगे नेचुरल्स अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बस हमें ये सीखना है कि उनका जो मॉडल था वो मॉडल था जो उन्होंने एक छोटे लेवल से क्रैक किया। कहाँ से वो शुरू हुए, उनके पास भी कोई फंडिंग नहीं थी, किसी को उन्होंने ऐसा अप्रोच नहीं किया, फैमिली से कुछ फंड्स उठाए और उसको आगे प्रोसीड किया। और ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, बहुत बड़ी बात बहुत है बड़ी जो बात है। इतनी बड़ी चेन तक पहुंच रहा है। 10 बिलियन का आप बता रहे हो कि 10 बिलियन लेवल का है। Yes. आपने अगर दोस्तों खाया है इसका आइसक्रीम खाई है आपने, तो आप डू कमेंट कि आपने ये मैंने आइसक्रीम खाया है क्या इंडिया इसका? में भी देखा है कि वो शायद उन्होंने शुरू किया है, लेकिन अभी जापान में तो वो पहुंच चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने आउटलेट्स अपने ओपन किए हैं और वो आइसक्रीम के साथ एक बबल टी भी देते हैं। ओके, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही है कि लेस देन $1 ही वो अपना प्राइस रखते हैं रखते ताकि हैं। वो इजी टू एक्सेस हो। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीरज जी, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और मेरे ऑडियंस के लिए। क्यों है? क्योंकि हम लोग फाइनेंस कैटेगरी के हैं, हम लोग ट्रेडर्स हैं, Right. हमारे इन्वेस्टर्स हैं। तो देखिए, जब भी हम अब, क्योंकि हम क्रैकडाउन करना चाहता हूँ, जब भी Right. हमारे इन्वेस्टर्स या कोई भी हमारे जो ट्रेडर्स हैं अगर इन्वेस्ट करना चाहें रेस्टोरेंट बिजनेस में या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, होटल्स में, जहाँ रेस्टोरेंट में क्या क्या की टेक अवे, क्या क्या फंडामेंटल पॉइंट्स उसको ध्यान रखना चाहिए कि, क्योंकि क्या होता है हर एक बिज़नेस की एक नीश है। जैसे अगर आपकी अगर हम बात करें स्टील की बात करें, स्टील की एक अलग बिज़नेस है, की नीश है, रेस्टोरेंट की अलग है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की अलग है, पेट्रोलियम अलग बिज़नेस की अलग नीश है। तो इसमें क्या क्या की टेक अवेज, क्या क्या रखना चाहिए उसको, क्या क्या फाइनेंशियल्स में ध्यान रखना चाहिए जो कि दैट विल बी हेल्पफुल कि हाँ ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अगर आप बता पाएँ प्लीज़। देखिए, हम एज अ प्रोफेशन है, जैसे आप भी सीए हैं, और हम लोग हर एक इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हैं। बिल्कुल। और रेस्टोरेंट बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये दिखता बहुत कैश रिच बिजनेस है कि ये बहुत कैश रिच है। यस। लेकिन जब आप इसका कैश फ्लो उठाएंगे तो आपको कैश फ्लोज अच्छे Negative। नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो पेमेंट है वो बहुत चंक बड़ा होता है पेमेंट का, और रेवेन्यू का जो टिकट साइज है बहुत ही छोटा होता है। तो आप इसमें पर डे का इम्पैक्ट पड़ जाए, पर डे अगर बंद हो गया, एक कोई Right. बंद हो गया तो भी इम्पैक्ट उसका हाई इम्पैक्ट है। राइट। अगर मैं आपके इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट चेन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके फंडामेंटल्स को ज़रूर देखें। फंडामेंटल्स में उसके कैश फ्लोज को ज़रूर देखें। आप उसमें ऐसा देखें कि कहीं जो उसके प्रमोटर्स हैं उन्होंने फंड्स Divert तो नहीं। नहीं किए, डाइवर्ट तो नहीं किए, और उनमें ये कि उसके अगर वो रेस्टोरेंट अगर धीरे धीरे अपने असेट्स बना रहा है, अगर असेट्स की ओर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस मॉडल से डाइवर्ट हो जाएगा। वो एक या दो ही रेस्टोरेंट कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो सारी कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट एसेट पे चली एसेट्स में चली जाएगी। मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस या कोई बिजनेस बेसिकली अगर बिल्डिंग परचेज कर रहा है और तो वो इज़ नॉट अ गुड साइन। इज नॉट अ गुड साइन बिकॉज ही इज डाइवर्टिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस टू अ रियल एस्टेट बिजनेस। अगर वो रियल एस्टेट में जाना चाहता है तो करे, वरना अगर एक प्रीमियम लोकेशन पे अगर आप एक रेस्टोरेंट खरीदेंगे तो 20 करोड़ 30 करोड़ तक की उसकी कॉस्ट जाती है, लेकिन वही रेस्टोरेंट आपको 3-4 लाख रुपए रेंट पे मिल जाएगा। और अगर आपको जब वो चीज़ रेंट में अवेलेबल हो रही है तो आपका जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में ही अराउंड होगा। और रियल एस्टेट में तो आपको पता ही है सर कि कितना हमारे यहाँ पे वाइट ब्लैक सब वो चलता बोलने की है। ज़रूरत नहीं है, तो बदलने की वहाँ हम जरूरत है। उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रा देखें। तो 2 पॉइंट्स आपने बताया कि एक तो बताया कि कोई अगर एसेट तो परचेज नहीं कर रहा है, प्लस उसके कैश फ्लोज कैसे हैं, हाँ, राइट। तो ये आपने बताया कि जिसके मल्टीपल ब्रांचेस, और अगर सिंगल स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट की बात अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो अगर आप रेस्टोरेंट ओनर से मिलें, वेदर ही इज़ कॉम्पिटेंट, उसमें ज़ील है एक काम करने का, क्योंकि उसमें आपको प्रेजेंस रहना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंस नहीं रह सकते हैं
तो आपको ऐसा बंदा देना पड़ेगा जो वहाँ पे लुक आफ्टर कर सके, क्योंकि आप ओके। एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप भी कहीं ना कहीं उस बिज़नेस का पार्ट बनना चाहते चाहते हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रोक्योरमेंट को लेकर के आप एसओपीज़ बना सकते हैं कि किस तरीके से इंटरवल पे प्रोक्योरमेंट्स आएंगे। सैलरीज हायर के लिए भी आप एसओपीज़ बना सकते हैं, मैकेनिज़्म कर सकते हैं। तो आप उस तरीके से उस रेस्टोरेंट का पार्ट बन जाएंगे। फिर आप अगर एक रेस्टोरेंट में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप दूसरा रेस्टोरेंट अगर खोलना चाह रहे हैं, यहाँ मैं बताऊँगा, तो कोशिश करिएगा कि उसी रेस्टोरेंट के साथ जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करी है जाएं। अगर आपने ये देखा कि ये पार्टनर के साथ तो मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, ये के साथ मैं दूसरा खोल लेता हूँ, तो आप डिस्प्यूट में आएंगे ही आएंगे। अच्छा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि मैं राइट। कभी इधर ध्यान दूँ, कभी इधर ध्यान दूँ। क्योंकि सर हर रेस्टोरेंट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जिस तरीके से ये मैं आप छोटे जो रेस्टोरेंट्स हाँ ओनर्स बिल्कुल हैं बिल्कुल, हाँ। और जो एक या दो में, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट की बात नहीं नहीं कर नहीं, रहा, हाँ क्योंकि हाँ उनका बिल्कुल काम सिर्फ पैसा डालना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आपको उसका पार्ट बनना है, क्योंकि हर एक रेस्टोरेंट्स का अपना एक कल्चर होता है। बिल्कुल। नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, वेज है, नॉन वेज है, रेस्टोरेंट विद बार है, रेस्टोरेंट स्टैंड अलोन है। हर किसी की अपनी डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट प्रोक्योरमेंट्स होती हैं। और एक बार जब आपको नीश पता चल जाएगी कि किस तरीके की प्रोक्योरमेंट होती है, तो आपके लिए दूसरा सिमिलर करना बहुत आसान होगा। बजाय अगर आप एक वेज कर रहे हैं और एक नॉन वेज कर रहे हैं, एक साउथ इंडियन कर रहे हैं, एक नॉर्थ इंडियन कर रहे हैं, तो आप एक तो सीखने में अपना सारा समय लगा देंगे, और एक आप के माइंड में ये भी रहेगा कि वहाँ ये अच्छा है, मैं उसके पॉइंट यहाँ दूँ, यहाँ ये अच्छा है, मैं वहाँ दूँ, और आपके डिस्प्यूट्स ही होंगे दोनों ओनर्स के साथ, वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर आपने एक चीज़ अभी बताई जी। जो कि मेरे को थॉट आया कि वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए ये चीज़ नहीं बताई आपने, तो वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे तो इन्वेस्टर्स हैं, जी हम तो, मैं खुद पर्सनली ट्रेडर हूँ, इन्वेस्ट। जी तो मुझे क्या देखना चाहिए? आप तो मुझे ये बताओ नीरज जी कि मुझे क्या देखना चाहिए अगर लेट से आज मैं किसी कंपनी का, जो कि लिस्टेड कंपनी है, उसका मैं, जैसे बहुत सारे लिस्टेड कंपनी इंडिया में जो कि रेस्टोरेंट रन करती है या मल्टी लेवल रेस्टोरेंट रन करती है, तो मेरे को क्या क्या देखना चाहिए? मतलब वो आप बताइए थोड़ा। सर, आज आप वेंचर कैपिटलिस्ट अगर आ रहे हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि उसके फंडामेंटल्स को आप ज़रूर देखिए कि फंडामेंटल्स कैसे हैं। क्वार्टरली टाइम पे उनके रिपोर्ट्स आते हैं, आप उनको रिव्यू करिए। अगर वो प्रॉफिट क्रंच अपना खो रही हैं, तो आप उसमें से एग्ज़िट क्लोज लेना पसंद करिए। अगर वो क्वार्टरली प्रॉफिट्स दे रहे हैं, तो आप उसमें अपना स्टेक बढ़ाइए। इस तरीके से आप जा सकते हैं। एक पॉइंट जो कि आप, जी। मैं आपको ऐड करना चाहूँगा जी। कि जीएसटी कंप्लायंस प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इस रेस्टोरेंट बिजनेस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है जीएसटी को लेके। राइट। और इसमें जीएसटी, मैं पर्सनली जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जब भी मैं आपको बता दूँ कि मैं अगर जो सर्विस सेक्टर, जो भी किसी भी सर्विस सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, स्पेशली रेस्टोरेंट के बिजनेस में, और अगर आईटी सेक्टर में अगर, तो मैं देखता हूँ कि उनका जीएसटी का क्या क्या कंप्लायंसेस है, कितना प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल हो रही नहीं हो रही है। क्योंकि आप नॉर्मली जीएसटी रिटर्न आप देख सकते हो तो उनको प्रॉपर्ली समझ में आ जाता है क्या हो रहा है, कोई जीएसटी का डिमांड खड़ा है, कुछ ऐसा है, कोई जीएसटी स्क्रूटनी है कि नहीं है। ये बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। क्योंकि हर दूसरे रेस्टोरेंट पे कोई ना कोई जीएसटी का एक नोटिस है ही है। जी अब वो कितना क्वांटम है उसका, क्या है, ये देखना जरूरी है बहुत, कि उसका कितना वो मटेरियल है कि नहीं है, जी वो नॉर्मल है कि नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जी आप भी एग्री करेंगे नीरज जी जी, इस बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये देखा होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट ईयरली बेस पे एक ड्राइव चलाता है। वो ड्राइव कैसे रन होती है? अब हम दिल्ली शहर को बिलोंग करते हैं, तो ऐसा भी सुनने में आया था कि जीएसटी डिपार्टमेंट एक जो छोटा सा कार्ट लगा के बंदा बैठा है, तो उसके जो कार्ट के जो यूसेजेस होते हैं कि कितने उसकी पैकिंग मटेरियल से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उसका पैकिंग मटेरियल जो आप में क्या बोलते हैं यहाँ पे डोना या जो, हाँ हाँ हाँ। उसका पैकिंग मटेरियल जब इतना लग रहा है और उसका एक डोने का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, और उसका पैकिंग का बिल उनको समझ में आ गया, वहाँ से उन्होंने जो सेकेंड रोटेशन उसका पैकिंग मटेरियल आया, वहाँ से उन्होंने उसकी कैलकुलेशन करी, और द पर्सन वाज नॉट रजिस्टर्ड इवन
इन अ जीएसटी। नहीं, लेकिन ठेले वाले जो हो गए, जो नॉर्मल, जैसे एक चेन्नई का एक केस आया था जिसमें जो पानीपुरी राइट, वाले को भी पानीपुरी 1.25 करोड़ का वाला राइट आया था। राइट 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 तो राइट। अब इनको भी क्या सजेशन देना चाहेंगे, अगर आप ये अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मैं इनको बताऊँ, अपन क्या सजेशन करेंगे, डू रजिस्टर इन जीएसटी? जी देखिए, अगर आप यूपीआई और ये सब सुविधाओं का यूज़ कर रहे हैं तो इनसे आप बच नहीं पाएंगे। और बहुत सारी बातें हम आपके पॉडकास्ट पे नहीं बता सकते, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन देखिए, आप भारत देश के नागरिक हैं, आपको टैक्स ज़रूर देना चाहिए। और जीएसटी एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है जहाँ पे इस टैक्स को दिया जाता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है इन लोगों को, वो जैसा आपने बताया कि ये जो रेंट कॉस्ट होती है उस पे 18% जीएसटी होता है, और किसी भी रेस्टोरेंट को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है ना, वो बहुत ह्यूज होता है। तो जनरली ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी मुश्किलों से एक रेस्टोरेंट लेते हैं और रेस्टोरेंट को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इन टर्म्स ऑफ रेंट में करते हैं। तो वहाँ वो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जीएसटी बच जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। मैं आपको एक प्लानिंग मैंने देखी किसी की, हम नाम नहीं लेंगे उसका। तो जीएसटी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी में 4 ओनर्स आए। अब क्योंकि 4 ओनर्स आए हैं तो इंडिविजुअल लाइबिलिटी उनकी जीएसटी की कम हो जाएगी, अच्छा, रेंट की। अच्छा, ओके, तो चारों को उन्होंने दे दिया। तो ये मैंने बहुत बड़ा लूप बताया। बहुत अच्छा टैक्स प्लानिंग बता दी सर ने। तो ये आप, लेकिन जहाँ वाइज हो दोस्तों वहाँ वाइज ही करे, सही बात ऐसा है। ज़बरदस्ती ना नहीं, करें। लेकिन एक पॉइंट आपने मिस कर ली, मैं जी कि अगर जो पानीपुरी वाले हैं जो नीचे हैं उनको भी जीएसटी का बेसिकली लेना चाहिए। देखो, उनकी कैश की डीलिंग होती है, कैश की चीज़ें हैं। अगर वो यूपीआई में ज़्यादा करेंगे, और यूपीआई तो ऑफ कोर्स ट्रेसेबल है, कैश भी ट्रेसेबल। जैसे मैंने आपको बताया, पैकिंग मटेरियल के थ्रू भी सरकार की नज़र है कि बिल्कुल, किस तरीके से हो आप रहा देख सकते है। हैं, हाँ। तो अगर वो अपना एक कार्ड से ऊपर आ गए हैं, एक छोटा सा एक जगह लिया है, तो उनको जीएसटी ले लेना चाहिए। नहीं, उसमें सेकंड भी मैं आपको बताऊंगा, जब वे जीएसटी में एंटर हो जाएंगे तो उनका जो एक वाइट है पोर्शन सरकार की नज़रों में टैक्सेबल एक अलग आएगा, उनका एक प्रोफाइल क्रिएट होगा। और साल 2 साल 3 साल बाद जो उनकी कैपिटल बनेगी, उनसे और मदद वो सरकार से ले सकते हैं, जैसे कि लोन लोन ले ले सकते सकते हैं, हैं। सब्सिडी मिल जाएगी। अदरवाइज मोस्टली आप ये ठेले वाले जो आप देखेंगे, वो लोग क्या करते हैं कि कहीं किसी साहूकार से सुबह 5,000 रुपये लेके आएंगे, पूरा अपना ठेला मैनेज करेंगे, और शाम को उसको 5500 रुपये दे के आएंगे, मतलब 10%। और ऐसे बहुत सारे हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और बिल्कुल। बहुत सारे क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, लीगली कुछ है नहीं। तो अभी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल जी आए थे। वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पे। तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि इस चीज़ को टारगेट करते हुए उन्होंने 10,000 रुपये एक आम नागरिक को, मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया है, 10,000 रुपये देने के लिए बोला है। जब वो 10,000 रुपये, थोड़े एक उसमें जेस्टेशन पीरियड है कि अगर वो कर लेगा तो उसको 20,000 का मिल जाएगा। ये स्पेशली इन्हीं ऑडियंस को टारगेट करने के लिए किया गया है ताकि वो उन साहूकारों से बचें जो अननेसेसरी एक एक 2-2 दिन का 10% दे रहे हैं। ब्याज दे रहे हैं। बहुत उनके लिए बहुत ही इनिशिएटिव, अच्छा स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। तो वो स्कीम का पार्ट बने, उस स्कीम में वो आए। लेकिन वो स्कीम आने के लिए उनको वाइट में आना पड़ेगा, बेसिकली पूरा रजिस्टर होना पड़ेगा और सब करना अभी पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो ओपन अप है, लेकिन ओके। धीरे धीरे जैसे वो रहेंगे तो हम ये अगर रहेंगे तो फिर उनको वो बेनिफिट ज़्यादा जल्दी जल्द मिल मिलेगा। जाएगा। राइट। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। जी, बहुत मुझे लग रहा है कि हमारा पॉडकास्ट बहुत एक अच्छे लेवल पर लेकर के जा रहे हैं पंकज जी। और पंकज, आपके क्वेश्चन से ये आंसर्स आ रहे हैं। नहीं, नहीं, वो वही यू क्वेश्चन। आर बिकमिंग गुड होस्ट। थैंक यू सो मच। तो नीरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत मज़ा भी आ रहा है मेरे को। अभी एक चीज़ को लेके जो आया, सेफ्टी मेजर्स की बात करी, फायर नोसी बहुत ज़रूरी है इंडिया में, और उसके बिना लाइसेंस नहीं मिलता है, बाहर का भी नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जो कि गोवा में हुआ है, जहाँ पे क्योंकि
अब वो आग लगने के कारण लोगों की काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा रेस्टोरेंट का, बट 25 लोग मेरे हिसाब से वो वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं और कुछ कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये फायर एनओसी और क्या होना चाहिए, और ये इस टाइप के केसेस से हम कैसे बच सकते हैं? अगर रेस्टोरेंट ओनर को कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए बेसिकली, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए? जी, जी, ये बहुत दुखद घटना हम लोगों ने सुनी। देखिए, रेस्टोरेंट बिज़नेस जो है, वो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे वहाँ पे क्यों गवर्नमेंट का रोल है कि वहाँ पे फायर एनओसी मस्ट है, और जहाँ बार जैसी चीज़ें हैं। क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पे जो मटेरियल है, वो काफ़ी ऐसा मटेरियल है जो फ्लेमेबल है। ओके। किचन है, किचन में गैस है, जहाँ अल्कोहल है, अल्कोहल तो खुद ही फ्लेमेबल है। सही बात है। तो अगर वहाँ पे छोटी सी भी अनहोनी होती है, तो जो आग का जो रूप है, वो सेकंड्स में इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है। ओके। तो इसी के लिए फायर एनओसीज जो होती हैं वो मस्ट करी गई हैं। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा चालान भी है। और बार के केस में तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने लेकिन फायर फिर एनओसी क्या हो लगा। गया अगर ये फायर एनओसी के बावजूद भी अगर ये घटना हो गई, जी, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप, मतलब? जी, अगर वहाँ पे उसके रूट कोज क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कोर्स चल रहे होंगे, कोई ना कोई रूट कोज ज़रूर हुआ होगा वहाँ पे। हम्म, अभी आपने देखा होगा कि ऑफ कोर्स जैसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम्म, लेकिन और रेस्टोरेंट्स इससे क्या सीख सीख सकते ले। हैं। हाँ। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि जो आप देखेंगे कहीं हुक्का बार चलता है, हम्म, हुक्का बार भी उसी रेस्टोरेंट में चल रहा होता है, सिगरेट जोन्स होते हैं। तो अगर आप प्योर बार कैटेगरी में जा रहे हैं, हम्म, जहाँ पे प्योर बार कैटेगरी है, तो बार के साथ अगर आप एक इतना तो डिस्टेंस अपना रखिए किचन का जो थोड़ा सा दूर हो। ओके। ओके। जैसे हमने एक अभी देखा था, एक रेस्टोरेंट हमने देखा था, उस एक किचन है उसकी, और उसने किचन के साथ एक जो अपना फैमिली लाउंज बनाया हुआ है। बार लाउंज थोड़ा सा दूर है, लेकिन बहुत, क्योंकि बड़े शहरों में जगह की शॉर्टेजेस होती हैं तो वो सब एक ही जगह पे रखते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है, बट प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। इसके लिए हम ये बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट टाइम पे जो ये फायर एक्सटिंग्विशन होते हैं, उनका एक मैकेनिज़्म होता है, रिन्यूएबल होता है, ऑडिट्स होते हैं, तो वो एक रेस्टोरेंट्स को कराते रहना चाहिए। और जहाँ सिलेंडर्स और ये सब चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर एक मार्क लगा के नो एंट्री, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इन एरिया और आउट एरिया डिफाइन होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारे ऑडिट प्रोग्राम्स के प्रोसीजर्स हैं जो उनको फॉलो करके वो कहीं हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। परफेक्ट। तो ये चीज़ एक आपने अच्छी बताई कि ये हमें हर रेस्टोरेंट ओनर को, अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं या अगर आप कस्टमर भी हैं, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं ऐसे जहाँ पे फायर के नाम से अगर आपको लग रहा है कि यार जी, प्रॉपरली फायर का लेकिन उन्होंने अच्छा मैकेनिज्म नहीं दिया है, तो आप एज अ कंज्यूमर, आप जो ओनर हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर, उनको आप बताइए जी, कि यार प्लीज़ आप ये चीज़ के बारे में ध्यान रखिए, यहाँ और मैं अगर आप ओनर हैं जी, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से उसको फॉलो यहाँ मैं करिएगा। एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कहीं रेस्टोरेंट्स आप देखोगे कि वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे होते हैं, तो वहाँ पे लिफ्ट मैकेनिज्म भी आप देखें, लिफ्ट के ऊपर भी एक चार्ट लगा होता है कि इसकी नेक्स्ट वैलिडिटी ये कब तक है। करेक्ट, करेक्ट। तो आप जनरली, मैं तो जब भी लिफ्ट में जाता हूँ मैं वो चार्ट ज़रूर देखता हूँ हम्म, कि, क्योंकि आप मुंबई जैसे शहरों में जाओगे वहाँ बहुत पुराने टाइम से लिफ्ट लगे हुए हैं, सही बात है। जिनकी मेंटेनेंस भी हार्डली शायद होती होगी। तो आप, क्योंकि जब भी ऐसी अनहोनी होती है तो वो ये इन और आउट उस रेस्टोरेंट का कैसा है, ये बहुत मायने फायर रखता एग्जिट है। है कि नहीं है, राइट, कितना अच्छा फायर एग्जिट है, और ये सब है। राइट, तो ये बड़ा राइट। बड़ा बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा, अगर आप बहुत जब भी ज़्यादा। जाते हैं तो फायर एग्जिट को लेके बड़ा एक प्रिकॉशन है कि नहीं, राइट। सेफ्टी मेजर लिए नहीं लिए, ये हम लोग ध्यान तो रखना चाहिए। यहाँ पे ऑनर्स को ये रहना चाहिए कि उसको प्रॉपर एरो मार्क करके, सीढ़ियों का रास्ता बता करके, एक अपने यहाँ पे एक मार्किंग होनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति में वो बच सके। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जी। मैं आपको बहुत देर तक रोक जी, के बैठा हूँ और जी, आपको कहीं जाना भी है, इसलिए मैं जी, आपको ऐसे रोक के बैठा हूँ। सर एज ए इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं फिर से वही घुमा के आ जाऊँगा आपको। इन्वेस्टर के लिए मेरे को बेसिकली अगर आप बात करेंगे कि
किस टाइप का मुझे कितना किसी को टर्नओवर के हिसाब से मुझे जज करना चाहिए एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस को, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे को कैसे मल्टीपल देना चाहिए। अगर लेट्स से आज कोई इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में विच इज़ इनटू रेस्टोरेंट, उसको किस पॉइंट पे क्या क्राइटेरिया में कितना मल्टीपल देना चाहिए आपके हिसाब से, कितना मल्टीपल जस्टिफाइबल है, और क्या ब्रांड आपके हिसाब से, नॉर्मल की बात करें, मैं ब्रांड की नहीं बात कर रहा हूँ, एक बड़े आप वेंचर कैपिटलिस्ट की बात बात नहीं नहीं कर कर रहा हूँ, रहे? मैं बड़े ब्रांड नहीं, लेट से मेरे को Sure, क्या? इन्वेस्ट करना है, मेरे को एज अ अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना ओके। है ना, जो कि फर्स्ट एक बिजनेस है, तो कितना मल्टीपल देना चाहिए, कितने मल्टीपल का उसको वैल्यूशन मिलना चाहिए, अगर आप थोड़ा अगर बताएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देना चाहिए, टर्नओवर के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि टर्नओवर के हिसाब से वो लोग जो मांगते हैं रेस्टोरेंट, वो मांगते हैं टर्नओवर के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी तो देखो टर्नओवर तो उनका 5-7 करोड़ रुपये हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी तो आती नहीं है, क्योंकि रेंट का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए अगर आप मेरे को बताएंगे अगर। आप हम इसमें ये एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जब भी आप उनके फंडामेंटल्स को पढ़ें, जब भी रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस को पढ़ें, एक उसमें आप ये देखें कि उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, ओके। पीई कैसा है। जनरली हम पीई बहुत चेक करते हैं जब भी कितना हम पी किसी पी आपके हिसाब से सही है, मतलब कितना। सर अगर बहुत अच्छा पीई है 20, बहुत मुश्किल है मिलना, ओके। लेकिन अगर मिल रहा है तो आप इन हो जाइए। लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि P20 मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। हाँ ठीक है। 30-35 पे भी आप इन हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो ना जाए। ओके। तो ये ओके। एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि ठीक। पीज़ और अदर फैक्टर्स बहुत ज़रूर देखें, उसके नंबर ऑफ आउटलेट्स कितने हैं, और उसके जो ओनर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो लोग कितना इन्वॉल्व रहते हैं और उनका मैकेनिज़्म कैसा है। तो अदर फैक्टर्स भी उसमें। और तो कैश एक प्रॉफिट को चीज़ देखना और चाहिए कि एक्चुअल प्रॉफिट को देखना चाहिए। सर, एक्चुअल प्रॉफिट ही आप देखेंगे, ठीक है, एक्चुअल बिल्कुल प्रॉफिट ही बिल्कुल, अगर आप एज आ इन्वेस्टर आ रहे हैं तो। बिल्कुल। और जो आप ये भी देखें कि वो जो रेस्टोरेंट्स हैं वो किस लोकेशंस पर हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बार हैं, बार के साथ अगर आप रेस्टोरेंट्स ओपन कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस डिफरेंट होती है, यंग जनरेशन होती है। तो वहाँ पे वो रेस्टोरेंट कहाँ चलेंगे जहाँ पे यंग जो एमएनसी के लोग ज़्यादा रह रहे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ज़्यादा रह रहे हैं। जब लेकिन अब आपका जो कल्चर है वो ओनली फैमिली ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे आपकी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ टारगेट फैमिली ही रहेगी। वहाँ पे आपका हुक्का नहीं रख सकते, बार नहीं रख सकते, लेकिन वो रिपीटेबल रहेगी, क्योंकि वो वहाँ पे रिपीटेशन जनरली कम हो जाते हैं। हर किसी को नया चाहिए यंग जनरेशन में। तो ऑडियंस आपकी कैसे कैटर कर रहे हैं, और अगेन आपका रेस्टोरेंट जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन सा कल्चर अडॉप्ट करता है। नॉर्थ इंडियन करता है, साउथ इंडियन करता है, और वेज करता है, नॉन वेज करता है, सबकी ऑडियंस अलग है। और ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही वो लोग अपना रेवेन्यू आगे फॉरकास्ट कर सकते हैं कि उनको वो ऑडियंस कितने टाइम तक मिलेगी और मैनिफेस्ट फोल्ड होगी। पास्ट के बेसिस पे आप 3 या 4 साल के फाइनेंशियल्स उठाएं, 4 साल में आप उनका ग्रोथ पैटर्न देखें, ईयरली कितने आउटलेट्स खोल रहे हैं, ईयर बेसिस पे क्या पैट आ रहा है, क्या पीई मेंटेन कर रहे हैं, पिछले में क्या उन्होंने इन्वेस्टर को एग्जिट दिया है, एग्जिट दिया है तो किस रेट पे दिया है। जनरली ऐसा होता है कि जो एग्जिट ए राउंड और बी राउंड में मिलता है वो सी राउंड में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो जाता है, क्योंकि तब एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। तो अगर आप बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर हैं तब तो आप ए में आ जाइए, लेकिन अगर आप थोड़े से मॉडरेट हैं तो आप बी कैटेगरी में जा सकते हैं, और बिल्कुल ही रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तब आप सी राउंड में, जो थर्ड राउंड होता है, आप उसमें अपना कॉल लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन पक्का। जी 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 जी। सर आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर क्या है, बार, नॉनवेज, वेज और प्योर फैमिली रेस्टोरेंट, या क्या, मतलब आप कैटेगरी वाइज अगर बता पाएँ 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बेस्ड ऑन द टॉप बीइंग हाईएस्ट प्रॉफिटेबल। देखिए, ऐसे मेरे पास फाइनेंशियल्स वाइज तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ जो मैं देखता हूँ
क्योंकि जो वेज, और पहले कैटेगरी कर लेते हैं वेज और नॉन वेज में। तो वेज और नॉन वेज में अगर मैं प्रॉफिट के मामले में देखना चाहूँ, तो जो रेस्टोरेंट एक नॉन वेज कैटेगरी का अर्न कर रहा होता है उसको वेज को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि Okay. वेज की नीश बहुत छोटी है। Okay. और यहाँ भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर भी हमारा लोकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि साउथ इंडिया में जनरली लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं, नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है वहाँ पे वेज प्रेफर करते हैं। तो अगर आप प्योर वेज हैं और नॉर्थ में हैं तो फिर भी आप सस्टेन कर पाएंगे, अगर प्योर वेज साउथ में है तो बड़ा हार्डशिप आपको देखना पड़ेगा। अब सेकंड कैटेगरी आती है बार की। बार, जो कि अगर आपने बार, एक लाउंज आपने खोला है, वहाँ अच्छे टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखे हैं मैंने कि बार में अच्छे, क्योंकि उनका जो मेन कंटेंट है वो लिकर से आता है। Okay. फूड में कोई भी बार में फूड खाने नहीं जाता, वो सिर्फ एंजॉय करने जाता है। और एंजॉय या तो वो, और मैंने देखा भी जी। वहाँ पे जो अगर बेसिकली अगर आप बात करें जहाँ पे बार होता है वहाँ फूड उनका हल्का ही होता है, मतलब जनरली ऐसा देखा गया है मैंने। राइट, वहाँ पे फूड, क्योंकि उनका पर्पस वो नहीं है। हाँ. और लिकर के अंदर जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं इट्स वेरी हाई, क्योंकि जो उनकी बॉटल कॉस्ट होती है, ऑफ कोर्स बॉटल कॉस्ट है, लेकिन जो वो मिनिएचर्स और वो उसको सेगमेंट करके देते हैं तो उनके प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। बार कम रेस्टोरेंट अगर आप चला रहे हैं तो अगेंस्ट आपकी ऑडियंस फैमिली नहीं होगी, फैमिली ऑडियंस वहाँ नहीं आएगी, ना ही आप उसको टारगेट करें, ना ही आप उस लोकेशंस में जाएं जहाँ पे फैमिलीज हैं। क्योंकि आप अगेन रेस्टोरेंट लाइन, लोकेशन, जहाँ लोग आते हैं, जहाँ फुटफॉल है। अब जैसे अगर आप दिल्ली कभी आए हैं तो आपने चांदनी चौक कभी आए होंगे। सही बात है। तो चांदनी चौक तो खाने का हब है। वहाँ पे आपको बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे शॉपिंग जो आती है वो फैमिलीज करने आती हैं, स्पेशली लेडीज आती है। चांदनी चौक का लहंगा महंगा, यस मूवीज में भी देखे हैं यस 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 यस। तो वहाँ पे वेज बहुत, अगर आपने एक सेगमेंट अच्छी पकड़ ली, जैसे हल्दीराम जी हमारे चाय, वहाँ पे भी उनका बहुत अच्छा आउटलेट है, और भी बहुत अच्छे आउटलेट है जो वहाँ पे वर्क करते हैं। सिमिलरली अगर आप नॉन वेज कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा सा चांदनी चौक से आपको जामा मस्जिद की तरफ आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो नॉन वेज कैटेगरी मिलेंगी वो पैन इंडिया बहुत ही कम मिलेंगी। तो सेगमेंट अगेन, जहाँ लोकेशन है, जहाँ लोग आ रहे हैं, जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, आप वहीं उस तरीके का खाना अगर ऑफ़र करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। थोड़ा सा इधर आएंगे सीपी की तरफ तो वहाँ पे आपको बार, लाउंज सब मिलेंगे, वहाँ पे यंग क्राउड आता है। और अगर वहाँ से 35 किलोमीटर और जाएंगे सेक्टर 27 गुड़गांव, वहाँ पर भी लाउंज बहुत सक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने ये बताया कि लॉन्च वर्सेस बार विथ रेस्टोरेंट, लॉन्जेस विल ऑलवेज मेक हायर प्रॉफिट्स। अगर आपने लोकेशन अच्छा सेलेक्ट किया है जहाँ पे लोग हैं तो लॉन्च को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि वेज बहुत नीचे हैं। हाँ, चांदनी चौक में एक जो बंदा बैठा है वो वेज में भी अच्छा मार्जिन ग्रैब कर नहीं, रहा है। मैं ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन्स आर लाउंज हायर, में यस। हायर होते हैं। जो उनके टिकट साइज पार्टीज के बनते हैं 10-20 लोगों की पार्टीज के साइज, उनका थाउजेंड्स में बिल बन जाएगा। कई बार ये बिल 40-40, 50-50 हज़ार आता है लाउंज में एक टेबल से, जो कि वहाँ से आना बड़ा मुश्किल है। और कई 5 स्टार्स में जो लाउंजेस होते हैं उनकी टेबल का टिकट साइज 3 लाख रुपीज़ होता है एक रात का। तो वो भी बहुत हायर पे जाते हैं। उसमें वो आपको एक टेबल ऑफर करते हैं, उस टेबल पे जब तक है आपको लिख कर आता रहेगा। वो भी उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब करने पड़ते हैं। सिमिल आपने एक रील भी बहुत वायरल हुई थी हनी सिंह की कि उसने एक रात में बहुत हाई अमाउंट, क्या मैंने किया था, हम वो बार में ही पॉसिबल वेज और नॉन वेज की वो कैटेगरी के बाहर। तो ये तो बहुत अच्छा लगा नीरज जी, आप आए और आपने इतना ज़्यादा हमारे दर्शकों को बताया और उनको समझ में आया, और मेरे को स्पेशली समझ में आया कि कैसे कैटेगरी में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, एज ए बीइंग अ कंज्यूमर हमें क्या क्या देखना चाहिए।
हमें एज अ कस्टमर ओनर, एज अ कस्टमर क्या देखना चाहिए, हमें एज अ बिजनेस ओनर क्या क्या देखना चाहिए, जी कहाँ प्रॉफिटेबली, एज अ इन्वेस्टर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच दिल जी। से आपका, आप थैंक आए और आपने हमारा एक्सेप्टेंस किया हमारे इन्विटेशंस को, तो थैंक यू थैंक यू सो पंकज मच। जी, आपने हमें बुलाया पॉडकास्ट पे और बहुत ही बारीकियों के साथ जो आपने इतने सहज तरीके से प्रश्न पूछे। मैं चाहूँगा कि आपकी ऑडियंस को वो मिले जो हमारा पर्पस था। और मैं आशा करूँगा कि क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है तो एक बार हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप कमेंट करना, अगर आप लाइक करिए, कमेंट करिए हमें। आपका अगर आप कमेंट करेंगे कि जी हम फिर से बना देंगे, नीरज जी मेरे फ्रेंड ही हैं, तो फिर से आ जाएंगे वो। और थैंक यू सो मच, ऐसे रील्स को, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए डू लाइक अस, शेयर, सब्सक्राइबर्स। आप हमें हमें बताइए कमेंट करके कि क्या ऐसे वीडियोस, कौन से बिजनेस कैटेगरी को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टर आप क्या देखना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल आगे जाके उस वीडियोस को हम बिल्कुल लेके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।